रही हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा है नीति अप्रभावशीलता प्रस्ताव, यानी कि पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रपोजिशन। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, हमारे जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमी मानता था कि जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो जो विवेकशील एक्सपेक्टेड एंड लोशील कीमत तथा मजदूरी होने से मौद्रिक नीति का अल्पकाल में उत्पादन तथा रोजगार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था कि जो न्यू क्लासिकल क्या कहते हैं कि अल्पकाल के अंदर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये कैसे इफेक्टिवनेस होती है, देखो यह मुद्रापूर्ति में केवल अनएक्सपेक्टेड वृद्धि है जो उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर अनएक्सपेक्टेड होगी तो फर्में क्या बनती हैं, मूर्ख बनती हैं कि हमें चीज़ बढ़ने वाली है, तो अपने उत्पादन को भी बढ़ा देती हैं, रोज़गार को भी बढ़ा देती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो ओ हमारा एक्स पर क्वांटिटी, ओ वाई पर प्राइस लिया गया है, ये पी यू जो है अनएक्सपेक्टेड प्राइस है, ये पी ए जो है एक्सपेक्टेड प्राइस है। अगर हमारा पी ए अगर हम एक्सपेक्टेड लेकर चलते हैं, ओ पी एक्सपेक्टेड है, तो हमारी जो फर्में होंगी अपनी उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगी, वो यहीं की यहीं रहेंगी। ठीक है, अगर हमारा अनएक्सपेक्टेड होगा कि फर्मों को लगेगा कि ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, तो फर्म क्या सोचती हैं कि उनकी अपनी कीमतें बढ़ गई, उनके अपने वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन वो गलत सोचती हैं। तो क्योंकि फिर वो क्या करती हैं, ओ पी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू थी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सोचा था, उन्होंने सोचा कि प्राइसेस बढ़ गए हैं तो उनकी गुड्स की वजह से बढ़े हैं, तो वो क्या कर देती हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा देती हैं, लेबर को भी बढ़ा देंगी, ओ क्या उसे बढ़कर क्या कर देंगी, ओ क्या वो वन कर देंगी। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेड होगा तो वो उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगी, वो सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ेंगे। ठीक है, उनको क्योंकि एक्सपेक्टेड होगा तो उनको पता है कि हमारे वस्तु की प्राइस नहीं बढ़े हैं, सभी फर्मों के प्राइसेस बढ़े हैं, सभी के ही प्राइजेस बढ़े हैं। बट अगर क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, तो उनको ये लगता है कि उनके गुड्स के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके कारण वो रोज़गार को भी बढ़ाती हैं, उत्पादन को भी बढ़ाती हैं। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड होगा तो वो ओ क्यू का ओ क्यू ही उत्पादन रहेगा, वो नहीं बढ़ाएगा। बट अगर अनएक्सपेक्टेड होगा तो वो यहाँ पर होगा पॉइंट, जिससे कि उत्पादन अपना बढ़ाना शुरू कर देगा, ओ क्यू से ओ क्यू वन कर देगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, व्यवस्थित मौद्रिक नीति का असमर्था, कि न्यू क्लासिकल एनालाइज के अनुसार एक व्यवस्थित मौद्रिक नीति अपनाने से कुल मांग में जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है और प्रत्याशित परिवर्तन का अल्पकाल में भी उत्पादन तथा रोजगार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एग्रीगेट डिमांड है, अगर हम एक्सपेक्टेड चेंजेस करते हैं तो शॉर्ट टर्म में ना तो हमारे प्रोडक्शन पे ना ही हमारे एम्प्लॉयमेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा। ये एक व्यवस्थित मौद्रिक नीति वह है, ठीक है, जिससे पहले कि मौद्रिक अधिकारी ऐसी नीति पर वास्तव में कार्य करें जिससे कि निजी क्षेत्र द्वारा इसकी पूर्ण भविष्यवाणी की जा सके। कि अगर हमारी जो हमारी मौद्रिक अधिकार अथॉरिटी होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, अगर वो ऐसे वास्तव में कार्य करना चाहती हैं, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी पूर्ण भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसमें कि जो हमारे निजी क्रेता यानी कि प्राइवेट हमारे कंज्यूमर और सेलर जो होते हैं, वो क्या करेंगे, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की प्रत्याशा करते हैं कि अब हमारी क्या होने वाली है, मनी सप्लाई की बढ़ने वाली है, वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब लोशील मजदूरी हम कीमतों के माध्यम से अपनी खरीद और बिक्री को एडजस्टमेंट कर सकती हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो मजदूरियाँ और कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसके कारण हम परचेज और सेल कर सकते हैं, मार्केट अपने आप तत्कालीन वो क्या कर लेती है, समायोजित कर लेती है। ठीक है, ऐसी आगे न्यू क्लासिकल मानते हैं कि हमारे मौद्रिक नीति उत्पादन और रोजगार के वास्तविक स्तरों के आसपास ही में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति विश्वसनीयता, कि न्यू क्लासिकल धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि विवेकशील आर्थिक एजेंटों की इसकी प्रत्याशा होती है, जो हमारे एजेंट्स होते हैं लाइक फर्म होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे एक्सपेक्टेड करते हैं कि मौद्रिक अधिकारी कौन सी घोषणा करने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, प्रेजेंट हो गया, और आने वाले टाइम में वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपनाने वाली है। ठीक है, तो कैसे उनके व्यवहार को प्रभावित करती है, परंतु मौद्रिक अधिकारियों की नीति घोषणा को विश्वसनीयता के कारण ही आर्थिक जो एजेंट होते हैं हमारे एक्सपेक्टेड का निर्माण कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गैस कर लेते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता के कारण ही, विश्वास ही होते हैं जिसके कारण वो एक्सपेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, न्यू क्लासिकल नीति स्पष्ट होती है कि मौद्रिक नीति में जो घोषित परिवर्तन का अल्पकाल में भी यानी कि शॉर्ट टर्म में कोई इसका उत्पादन रोजगार पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
पर बेशर्ते क्या होनी चाहिए, विश्वसनीय हो। मान लो मुद्रा पूर्ति घोषित अविश्वसनीय कमी होती है तो इससे जो हमारे एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, स्फीति प्रतिशतों का नीचे की ओर संशोधन होगा, ठीक है। बट वो ये कहता है कि सबसे बड़ी बात वो ये कह रहा है कि अगर जो मौद्रिक हमारे अधिकारी जो एजेंट्स वगैरह काम जो करते हैं वो तभी कर पाएंगे जब क्या होगा, एक नीति जो पॉलिसी होगी एक विश्वसनीयता की यानी कि विश्वास वाली होगी, तभी वो गेस कर पाएंगे, ठीक है। अगला आता है लूकस की समालोचना। लूकस ने नीति मूल्यांकन के लिए अर्थशास्त्र के जो हमारे समष्टि मैक्रो हमारे मॉडल्स का निर्माण की आलोचना की है। वो ये मानता है कि ऐसे मॉडल विशिष्ट नीतियों के अंतर्गत एकत्रित किए गए जो डाटा होते हैं यानी कि पास्ट जो डाटा इकट्ठे किए गए हैं उसके पैरामीटर पर आधारित होता है, वो ये मानता है। बट जो हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशंस पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि लास्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रेजेंट और आने वाले टाइम में कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपनाने वाली है। बट ये कहता है कि जो हमारा डाटा है पास डाटा जो है उसके पैरामीटर पर आधारित होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो कि लूकस मानता है यदि एजेंट एक निश्चित तरीके से काम करता है, ठीक है, आर्थिक नीति परिवर्तित होती है, मान लो यह मानना गलत होगा उसी ढंग से हम काम करते रहेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल श्रमिक है वो देखता है कि अगले वर्ष में 5% क्या होने वाली है, एक्सपेक्ट करके चलता है वो कि इन्फ्लेशन होने वाली है, ठीक है। उसने एक्सपेक्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में 5% इन्फ्लेशन होने वाली है। बट जो मौद्रिक अधिकारी है वो क्या करता है, मनी सप्लाई में 10% तक बढ़ा देता है। यहाँ तो विश्वसनीय वाली बात नहीं हुई ना, तो सबसे पहले जो नीति होगी वो विश्वसनीय वाली होनी चाहिए। बट लूकस ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे जो मजदूरी हैं जो मजदूरी है जो मजदूर है वो मजदूरी सोच कर चलता है कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन होगी 5% बढ़ेगी, बट मौद्रिक अधिकारी क्या करते हैं 10% तक बढ़ा देते हैं। तो जिससे श्रमिकों की जो रियल आय होगी वो तो कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारी जो फर्में होंगी उनको सस्ता लेबर मिल जाएगा, सस्ता श्रम मिलेगा, अधिक काम करवाएंगे, वो अधिक वस्तु तैयार करवाएंगे, अधिक श्रमिकों को काम पर लगाएंगे क्योंकि उनको सस्ता मिल रहा है, ठीक है। वास्तविक मजदूरी घटने से उत्पादन बढ़ेगा, उनकी 5% की जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने वो क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी ना, गलत, ठीक है। तो यही मानता है कि लूकस की समालोचना ये बताती है कि वर्करों और फर्मों की अपेक्षा की जाती है कि चालू नीतियों के संदर्भ में अपनी नीतियों का चुनाव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुल पूर्ति बढ़ाने वाली नीतियाँ। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे महत्वपूर्ण नीति निर्धारकों को उत्पादन बढ़ाने तथा बेरोजगारी घटाने के लिए अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के प्रकृति से संबंधित होती हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन को बढ़ाते हैं और बेरोजगारी को कम करते हैं। जैसे कि मौद्रिक अधिकारी जब मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो फर्में क्या करती हैं, उत्पादन बढ़ाएंगी, अब रोजगार को कम करेंगी, क्योंकि वो क्या सोच कर चलती हैं कि उनके गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो इसको ये पॉलिसी अपनाती है, ठीक है, चाहे फिजिकल पॉलिसी है चाहे मॉनेटरी पॉलिसी है। न्यू क्लासिकल विशेषण उत्पादन तथा रोजगार में परिवर्तन रिलेटिव प्राइसेस के संदर्भ में फर्मों तथा वर्करों के अनुभवों दिए होने पर उनके संतुलन पूर्ति निर्णयों पर आधारित होती है, ठीक है। उनके अनुसार उत्पादन बढ़ाने बेरोजगारी घटाने के लिए नीति उपाय का उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन एवं श्रम की कुल पूर्ति को बढ़ाना होता है। मतलब इसमें ये मेन है कि कुल पूर्ति कैसे बढ़ेगी, कि कुल पूर्ति वो तभी बढ़ाते हैं, उनको ये लगता है कि जो मौद्रिक अधिकारी है मनी सप्लाई बढ़ाएंगे जिसके कारण वो उत्पादन और बेरोजगार उत्पादन को बढ़ाएंगे और बेरोजगार को घटाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये कई उपायों की सिफारिश करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन तथा श्रम की कुल पूर्ति को बढ़ाते हैं। ये श्रम जो हमारी यूनियन लेबर होती है, शक्ति में कमी, बेरोजगारी भत्तों में कमी आ जाती है, तो गरीबी दूर करने के लिए, ठीक है, टैक्स में सुधार करने के लिए, गरीबों की आय बढ़ाने के लिए, सभी जो है आदि बढ़ाने के उपाय से संबंधित है क्या, एग्रीगेट सप्लाई नीति, ठीक है। यह आपकी एप्लीकेशंस थी, क्रिटिसिज्म आप अपने आप कर लेना, इफ़ अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा तो आप कभी भी पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।